बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन मन, हम हमेशा रौरमन कहिला कि खेत हो या बारी, पशुपालन हो या फुलवारी, इकर में रौरमन के हर किस्म कर जानकारी मिलेला है नहीं। तो किसान भाई बहन मन जानकारी लेवे कर आगे चलू हम रौरमन के दिखाती कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। कृषक ले सकते हैं बीजोपचार योजना का लाभ। मल्चिंग विधि के प्रयोग से किसान हो सकते हैं लाभान्वित। ओपन मिल समरसेबल पंप सिंचाई कार्य को करता है आसान। कीट व्याधियां और रोग फसलों पर लगते हैं, जिस कारण कभी कभी किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। यदि बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित कर लिया जाए तो 75% तक रोग व्याधियों और बीज जनित रोगों से बचाव होता है। राज्य के कृषक सभी फसलों की बुआई बीजों को उपचारित करके ही करें। इसके लिए राज्य में सीड ट्रीटमेंट कैंपेन चलाई जाती है। किसान भाइयों, खेती बाड़ी वैज्ञानिक विधियों द्वारा करना बहुत ही लाभप्रद होता है। ऐसे ही एक विधि है मल्चिंग। मल्चिंग विधि का प्रयोग कर आप सिंचाई जल की बचत कर सकते हैं। इससे खरपतवार की समस्या कम होती है। खेती बाड़ी में होने वाले लेबर एवं अन्य खर्चों को भी मल्चिंग कम करता है और साथ ही उत्पादन लगभग 1.5 गुना तक बढ़ता है। स्वीट कॉर्न आजकल हमारे झारखंड के लगभग सभी क्षेत्रों में लगाया जाता है। जो किसान भाई इस समय स्वीट कॉर्न लगाने के इच्छुक हैं, वे स्वीट कॉर्न के उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। स्वीट कॉर्न के उन्नत प्रभेदों में सुगरी 75, मिष्टी, माधुरी और प्रिया बेहतर माने जाते हैं। स्वीट कॉर्न के ये प्रभेद कम समय में अच्छी उपज देने के लिए प्रचलित हैं। सुगरी 75, मिष्टी, माधुरी और प्रिया स्वीट कॉर्न के उन्नत प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं और कम समय में तैयार हो जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 10 से 12 किलोग्राम की दर से बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित कर लेना अच्छा होता है। स्वीट कॉर्न के ये प्रभेद 80 से 85 दिनों में तैयार हो जाते हैं तथा 200 से 250 क्विंटल तक स्वीट कॉर्न की उपज पाई जा सकती है। अरहर की फसल में यदि फूल ज़्यादा लग रहे हैं और फलन कम हो रहा है तो संभवतः खेत में बोरॉन की कमी हो सकती है। ऐसी स्थिति में अरहर की फसल में बोरॉन का छिड़काव करना बेहतर होता है। विशेष परिस्थिति में कृषि विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। खेती बाड़ी में सिंचाई कार्यों को आसान बनाता है ओपन मिल समरसेबल पंप। यह पंप गहरे कुओं, तालाब, नहर इत्यादि से पानी खींचकर खेतों तक आसानी से पहुंचाने में सक्षम है। गहरे कुओं, दूर स्थित तालाब, नहर या अन्य जल स्रोतों से पानी खींचकर खेतों तक पहुंचाता है यह ओपन मिल समरसेबल पंप। यह पंप सिंचाई कार्य में लगने वाले मेहनत और मजदूरी की बचत के साथ समय की भी बचत करता है। कम जल उपलब्धता वाली जगहों में इसकी उपयोगिता बहुत है। यह उपकरण बाजार में उपलब्ध है। और अब मंडी भाव में अनाजों के वर्तमान भाव जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी के पास। धन्यवाद शिखा। जोहार दर्शकों, आज मंडी भाव की जानकारी देने के लिए हम आ पहुंचे हैं पंडरा बाजार समिति, जहां से हम देंगे आज के मंडी भाव की जानकारी। दर्शकों, सबसे पहले आज हम लेंगे चावल को, जिसमें हम लेंगे मंसूरी चावल को, जिसका प्रति क्विंटल दर है 3,300 रुपये। दूसरे नंबर पे हम लेंगे आटा को। आटा का प्रति क्विंटल दर है 3,100 रुपये। उसके बाद हम लेंगे दाल, मूंग दाल को, जिसका प्रति क्विंटल दर है 10,000 रुपये। फिर हम लेंगे तेल में सोया तेल को, जिसका प्रति क्विंटल दर है 11,900 रुपये। और आखिरी में हम लेंगे नमक, जिसका प्रति क्विंटल दर है 2,360 रुपये।
दर्शकों, आज के मंडी भाव में बस इतना ही। आइए आपको वापस ले चलते हैं स्टूडियो। जोहार। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी नए कृषि समाचारों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में रोरमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में और कृषि संबंधी नवा नवा जानकारी मिल लग। एखन बेरा हो जाए एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रोरमन के जानकारी देवा थी। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ 100% अन्नदाताओं तक पहुंचे, इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा कई जिलों के हर गांव में चलाई जा रही है पीएम किसान सैचुरेशन ड्राइव, ताकि कोई जरूरतमंद किसान इस योजना का लाभ लेने से छूट न जाए। इस ड्राइव में हर गांव में जिन किसानों के लिए कैंप्स लगाए जा रहे हैं, वहां पटवारी, थलथी, रेवेन्यू ऑफिसर और कृषि विभाग के अधिकारी इस ड्राइव का होंगे हिस्सा। किसान को किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें सभी गतिविधियां पूरी तरह से पेपरलेस यानी कागज रहित होंगी। इस ड्राइव में मोबाइल ऐप बड़ी मददगार बन रही है। इस ड्राइव को 2 आसान ऐप से पूरा किया जा सकता है। इन ऐप्स के इस्तेमाल में हर किसान को 2 से 3 मिनट का समय लगता है। जिस गांव में पीएम किसान सैचुरेशन ड्राइव चलाई जा रही है, वहां कैंप में आए किसानों की भूमि के सत्यापन के लिए पहला ऐप है फार्मर फील्ड वेरिफिकेशन मोबाइल ऐप, जिसे पटवारी डाउनलोड और ऑपरेट कर सकते हैं। डाउनलोड के बाद सबसे पहले भाषा का चयन करना है। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा दिए गए यूजर नेम और पासवर्ड लैंड रिकॉर्ड्स हैं। जिन किसानों को इस ड्राइव का हिस्सा होने के लिए बुलाया जाता है, उनसे उनका मोबाइल नंबर लिया जाता है और उनके आधार की स्कैनिंग होती है। लॉगिन के बाद किसान का फोन नंबर और उनका आधार विवरण मोबाइल ऐप पर रिकॉर्ड किया जाएगा। एक बार जब किसान और उनकी भूमि का अधिकारी द्वारा सत्यापन कर लिया जाएगा, तो उससे प्राप्त डेटा संबंधित किसान की सहमति के बाद पीएम किसान सैचुरेशन ड्राइव के अगले स्टेप यानी फार्मर कंसेंट कलेक्शन के लिए उपलब्ध होगा। इस प्रक्रिया को फार्मर कंसेंट कलेक्शन मोबाइल ऐप संभव बनाएगा। इस ऐप को कृषि विभाग के प्रतिनिधियों के द्वारा डाउनलोड और ऑपरेट किया जाएगा। फार्मर कंसेंट कलेक्टर मोबाइल ऐप में राज्य सरकार द्वारा दिए गए यूजर नेम और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करना है। ये ऐप सिर्फ इंटरनेट के साथ यानी ऑनलाइन इस्तेमाल किया जा सकता है। कंसेंट कलेक्शन के 2 स्टेप होंगे, आधार इनेबल्ड ई साइन और आधार इनेबल्ड ई केवाईसी। ई साइन के लिए किसानों को किसी भी कागज की जरूरत नहीं है। इसे वो इलेक्ट्रॉनिकली आधार नंबर डालकर कर सकते हैं। इसके बाद ऐप पर किसानों की सारी डिटेल्स जैसे आधार नंबर, किसान का नाम, कंसेंट स्टेटस, गांव का नाम और खाता नंबर आता है। अगले स्टेप के लिए सीक कंसेंट पर क्लिक करना है, जिसके बाद एक कंसेंट फॉर्म आता है, जिसका उद्देश्य है किसानों से सहमति लेना और पीएम किसान से जुड़े किसानों का डेटा जैसे कि आधार और ई केवाईसी को केंद्र और राज्य सरकार के लिए एक जगह करना। फॉर्म में लिखे विषय को अधिकारी द्वारा किसानों को सुनाया और समझाया जाता है। इसके बाद ई साइन की प्रक्रिया होती है, जहां कंसेंट इलेक्ट्रॉनिक साइन से किया जा सकता है, जिसकी वजह से अब पेपर और उस पर साइन की जरूरत ओके क्लिक करना है। फेस ऑथेंटिकेशन के समय किसानों के चेहरे पर पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। ऐप पर ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन या फेस ऑथेंटिकेशन के सफलतापूर्वक संपन्न हो जाने के बाद बारी आएगी ई केवाईसी की। किसान का नाम, पता और दिए गए फोटो में किसी भी तरह के बदलाव को पीएम किसान और फार्मर रजिस्ट्री में अपडेट किया जा सके, इसके लिए ऑथेंटिकेशन के लिए ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन या फेस ऑथेंटिकेशन होता है। ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन के बाद नियम किसानों को पढ़कर समझाए जाएंगे। उसके बाद ओके क्लिक करना है। पीएम किसान सैचुरेशन ड्राइव की ये प्रारंभिक प्रक्रिया उन किसानों के घरों में नई उम्मीदों के बीज बोएगी, जो अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पात्र होने के बावजूद भी इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं।
आइए फिर इस पहल का हिस्सा बने और धरती पर बोएं खुशहाली के बीज। तो किसान भाई बहन मन, विराम के बाद रौरमन के एक बार फिर स्वागत है। तो चलू अपन कार्यक्रम के में आगे बढ़ा थी कि बोदी कर जो है वैज्ञानिक खेती और उकर प्रभेद कर बारे में। अगर रौरमन बोदी कर खेती करा थी तो उकर प्रभेद कर बारे में जानना बहुत ज़रूरी है ना, ताकि रौरमन के फसल बढ़िया हो और बोदी कर जो साइज हो वो बढ़िया हो, है ना, और रौरमन के मुनाफा भी बेस हो। तो चलू इकर बारे में रौरमन के अगर जानकारी चाहिए तो रौरमन के लेकर चला थी फीचर कर माध्यम से एक जानकारी दिवा थी। बोदी एक ऐसी फली होती है जो कि तिलहन की श्रेणी में आती है। इसे बोड़ा, चौला, चौरा या लोबिया नाम से भी जानते हैं। इसका पौधा सफेद रंग का और बहुत बड़ा होता है। बोदी की फलियां पतली लंबी होती है और इसे सब्जी बनाने में पशुओं के चारों के लिए भी उपयोग में किया जाता है। बोदी की खेती करने के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी खेती के लिए 24 से 27 डिग्री के बीच तापमान की जरूरत होती है। साथियों जोहार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मेहुल प्रसाद। साथियों, आज हम आ पहुंचे हैं ICAR पलांडू में, जहां हम बात करेंगे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर RS पान जी से और इनसे जानेंगे कि गर्मा बोदी की वैज्ञानिक खेती और प्रभेद के चुनाव के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी जैसे गर्मा बोदी का हम बात करने आए, तो अभी इस समय जो खेत 3-4 बार अच्छा तरह से जुताई करके हम क्यारी में लगाते हैं। तो ये जो खेत का हम तैयारी करते हैं जुताई के बाद, इसमें हमको खाद और उर्वरक का भी प्रयोग करना है अच्छी उपज के लिए। तो 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से सड़ी हुई गोबर की खाद या 20 से 30 क्विंटल केचुआ खाद हम प्रयोग कर सकते हैं जैविक खाद के रूप में। और दूसरा है जो रासायनिक खाद भी हमारा प्रयोग करना ज़रूरी है अच्छी उपज के लिए। तो करीब 22 किलोग्राम यूरिया, 375 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 85 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर के दर से हम बुआई से पहले ज़मीन तैयारी के समय कर लेते हैं। उसके बाद क्यारी बनाते हैं वो बुआई के लिए। फिर और 22 किलोग्राम यूरिया हम 25 से 30 दिन मतलब 1 महीना बाद जब हम निकाई गुड़ाई करते हैं उस समय टॉप ड्रेसिंग के रूप में हम प्रयोग करते हैं। तो और जब हम बुआई करते हैं क्यारी में, तो इसमें 2 प्रकार का किस्म होता है, एक झाड़ीदार है और एक लतरदार है। बोदी की खेती के लिए ये महीना सबसे उपयुक्त मानी जाती है। मार्च शुरुआत से लेकर अप्रैल की शुरुआत तक हम इसकी खेती कर सकते हैं। अगर हम इसकी मिट्टी की बात करें तो इसे सभी प्रकार की मिट्टी में किया जा सकता है, मगर एक बात ध्यान रखें कि इसके लिए क्षारीय मिट्टी नहीं होनी चाहिए। झाड़ीदार किस्म का हम जब बुआई करने जाएंगे तो हम दूरी कितना रखेंगे, तो करीब जो लाइन से लाइन हम दूरी रखें, जो यहाँ का हल्की मिट्टी है, थोड़ा हल्का ऊंचाई वाली मेड़ बना के उसका नीचे नीचे हमको बुआई करना है। तो ये जो लाइन से लाइन की दूरी होगा 45 से 1.5 से 2 फीट होगा, और जो पौधा से पौधा मतलब 6 इंच से मतलब 1 फीट तक मतलब 15 से 30 सेंटीमीटर। यही लतरदार किस्म के लिए हम लाइन से लाइन की दूरी रखेंगे 1 मीटर और पौधा से पौधा मतलब 2 फीट 60 सेंटीमीटर। और 1 हेक्टेयर खेती के लिए जो झाड़ीदार किस्म है उसमें करीब 30 से 40 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है, और जो लतरदार किस्म है उससे 6 से 8 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। और बीज जब बुआई करेंगे तो बीज उपचार करके ही हम बुआई करेंगे। उससे हमारा जो ज़मीन में जो फफूंद रहता है, जिससे बहुत सारा बीमारी होते हैं, जैसे तना लक्षण है और एंथ्रेक्नोज है, इसलिए बीज उपचार करके यदि हम बुआई करते हैं तो ये सब जो फफूंद के द्वारा जो बीमारी होता है उससे हमको छुटकारा मिल सकता है। तो इसलिए 2 से 2.5 किलोग्राम जो बेबिस्टिन दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचार करके ही बुआई करना है। जानकार कहते हैं कि गर्मा बोदी की बुआई करते वक्त यह ध्यान रखना चाहिए कि उसकी मात्रा अधिक ना हो। इसकी बुआई के लिए सामान्यतः 12 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से पर्याप्त होता है। इसकी बेल वाली प्रजाति के लिए बीज की मात्रा थोड़ी कम लगती है और मौसम के हिसाब से बीज की मात्रा का निर्धारण भी किया जाना चाहिए।
जानकार कहते हैं कि गर्मा बोदी की फसल को खरीफ के सीजन में पानी ज़्यादा जरूरत नहीं होती है, इसलिए खरीफ के सीजन में उतना ही पानी देना चाहिए जिससे मिट्टी में नमी बनी रहे। बुआई के बाद एक हल्की सिंचाई अवश्य करना है जिससे अंकुरन अच्छा से हो। फिर जबकि गर्मी का दिन है तो हफ्ता में जब पौधा बढ़ने लगेगा हो सकता है आपको हफ्ता में 2 बार सिंचाई करना पड़ेगा। अभी जो उन्नत तरीक़ा से खेती आजकल जैसे टपकन विधि का सिंचाई से ऊंचा बेड बना के जो प्लास्टिक माल्च देके जो खेती हो रहा है उसमें हमको प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा वो चलाना है, पानी चलाना है जिससे मिट्टी भीगा रहे, क्योंकि नमी अच्छा रहेगा तो पौधा का वृद्धि विकास उपज अच्छा होगा। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना है। और अभी जैसे उपज में हम जो भी चीज़ कर रहे हैं लेकिन उपज अच्छी होगी यदि अच्छा हम किस्म का चयन करेंगे। तो जैसे झाड़ीदार किस्म है तो झाड़ीदार किस्म में जो उन्नत किस्म है वो है हमारा इस केंद्र से हम लोग विकास किए हैं, वो स्वर्णम मुकुट के नाम से है। उसका सफ़ेद रंग का फलियाँ होते हैं, गोल गुदेदार होते हैं और करीब करीब वो मतलब 45 से 50 दिन में फलियाँ तुड़ाई जगह हो जाती है और 70 दिन के अवधि में फसल ख़त्म भी हो जाता है। किसी भी फसल की अच्छी उपज के लिए जरूरी है कि उनका प्रभेद का चयन अच्छा हो। जहां तक गर्मा बोदी की उन्नत किस्मों की बात है तो बहुत सारी उन्नत किस्में बाजार में मौजूद है। हमारे झारखंड में भी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने कई उन्नत किस्मों को इजाद किया है। हमारा जो सरकारी ICAR का जो और भी संस्थान है जैसे बनारस में जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है वहाँ से भी विकसित है उन्नत किस्म है। जैसे आपका काशी गौरी है, काशी कांचन है, काशी उन्नति है। उसी तरह हमारा बेंगलोर में भी भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान है, वहाँ से भी जो झाड़ीदार किस्म का विकास हुआ है उसमें आरका सुमन है, आरका गरिमा है। तो इसी तरह हमारा दिल्ली में भी जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है वहाँ से भी उन्नत किस्म का विकास हुआ है जिसमें पूसा सुकोमल है, पूसा ऋतुराज है, पूसा 2 फसली है। ये हमारा मतलब उन्नत किस्म है। और जो लतादार किस्म है तो लतादार किस्म में हमारे ही केंद्र से हम लोग 3 किस्म का विकास किए हैं। सरनसेता है और करीब 30 से 35 सेंटीमीटर लंबा उसका फलिया होता है, सफ़ेद रंग के होते हैं, गोल गुदेदार होता है, अच्छी किस्म है। करीब 55 दिन में फलिया तुड़ाई योग्य हो जाते हैं और करीब 100 दिन का अवधि रहता है फसल का। और इसी के अलावा मतलब हमारा इस केंद्र का जो स्वर्ण हरिता जो किस्म है वह भी लतादार किस्म है। उसका फलिया बहुत ही लंबा होता है, करीब 2 फीट से ज़्यादा लंबा होता है, 60 से 70 सेंटीमीटर होते हैं और वो गहरा हरा रंग का होता है, गोल गुदेदार होता है। उसका मतलब वो भी 50 दिन में पहला तुड़ाई हो जाता है और उपज क्षमता करीब 300 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर। इस तरह स्वर्ण सुफला भी है, ये भी अच्छा किस्म है, सफ़ेद रंग के होते हैं। तो देखो एखन रौरे मन बोदी कर वैज्ञानिक खेती कर बारे में जान लिए और ओकर प्रभेद कर बारे में है नहीं। तो किसान भाई बहन मन चलू हम अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ा थी दूसर जानकारी को। दूसर जानकारी भी जी है वो बहुत सुंदर है कि टमाटर कर उन्नत खेती और ओकर प्रभेद कर बारे में। अब देखो बहुत किसान भाई बहन मन टमाटर की खेती करे ना, लेकिन ओकर टमाटर का साइज छोटा हो ना, कोई काना हो जाला, कोई टेढ़ा हो जाला। तो अगर इकर सही रौरे मन कर खेती करे के है, फसल करे के है तो इकर जानकारी चाहिए नहीं है नहीं। तो चलो रौरे मन कर जानकारी हम जो हमरे का ये विशेषज्ञ साहब हैं उनके से दिवा देवा थी। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज। आज हम आ पहुंचे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। हमारे साथ हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर ए.के. सिंह जी। आइए इनसे जानते हैं कि टमाटर की वैज्ञानिक तरीके से खेती एवं प्रभेद का चुनाव किस प्रकार किया जाए। किसान भाई इस समय पूरे वर्ष इस फसल की खेती कर रहे हैं। मुख्य रूप से अक्टूबर नवंबर के आसपास पौधों की रोपाई होती है, लेकिन फरवरी मार्च में भी किसान भाई लगाते हैं। वर्षाकालीन टमाटर की खेती भी हमारे झारखंड प्रदेश में हो रही है। तो सबसे पहले मैं इन किस्मों के बारे में चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे झारखंड प्रदेश की मिट्टी अम्लीय है और इसमें जीवाणु मुरझा रोग बहुत बड़े पैमाने पर आता है। इस बीमारी से लड़ने के लिए हम लोग इस केंद्र पर पिछले 20 वर्षों से शोध कर रहे हैं और शोध के
परिणाम के फलस्वरूप हम लोग बहुत ही अच्छी उन्नतशील किस्मों का विकास किया है, सामान्य किस्मों में भी और संकर किस्मों में भी, जो कि जीवाणु मूर्छा रोग अवरोधी हैं। अगर हम सामान्य किस्मों की बात करें तो उसमें स्वर्ण लालिमा और स्वर्ण नवीन बहुत ही अच्छी किस्में हैं टमाटर की, और इनकी खेती जहाँ पे जीवाणु मूर्छा रोग की समस्या है, मिट्टी अम्लीय, वहाँ किसान भाई कर सकते हैं। संकर किस्मों में भी हम लोगों ने स्वर्ण वैभव एक बहुत पहले किस्म निकाली थी, जो कि आजकल हम लोग ग्राफ्टिंग तकनीक के द्वारा उसको टमाटर पे ग्राफ्टिंग करके उसकी खेती का प्रोत्साहन कर रहे हैं। साथ साथ स्वर्ण विजया भी एक बहुत ही अच्छी किस्म है। स्वर्ण संपदा टमाटर की एक ऐसी किस्म है जिसको कि हम गर्मी के मौसम में भी खेती कर सकते हैं, और इसका उत्पादन करीब करीब 900 से 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक 2.5 एकड़ में किसान भाई ले रहे हैं। और फसल इसमें जो पल्प गूदा अधिक होता है, जिससे कि हम लोग जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, चाहे उसका केचप बनाएं चाहे उसका सास बनाएं, उसके लिए भी बहुत अच्छी किस्म है। ऐसी भूमि जिसमें कि जल निकास की उचित व्यवस्था हो, बहुत निचली ज़मीन नहीं होनी चाहिए जिसमें कि पानी या जल भराव हो सके, ऐसी ज़मीन, और जीवांश युक्त खाद उसमें हम लोग डालते हैं, जीवांश की मात्रा भी उसमें होनी चाहिए। आजकल किसान भाई रासायनिक उर्वरक का प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर से जो हमारी कंपोस्ट खाद, जैसे कि सड़ी हुई गोबर की खाद हम लोग बोलते हैं, वो किसान भाई प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि किसान भाई कंपोस्ट बनाना ही छोड़ दिए हैं, और आगे जो चुनौती हम सभी के सामने, किसान भाइयों के सामने आने वाली है, पशुधन को खेती से जोड़ के हमको फिर से कंपोस्ट खाद बनाना शुरू करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे मिट्टी में जीवांश की प्रचुर मात्रा हो सके। कंपोस्ट खाद की जगह हम लोग बात करें तो करीब 200 कुंटल 2.5 एकड़ में हम लोग सिफारिश करते हैं कि इतनी खाद भूमि के चुनाव करने के बाद खेत की तैयारी के समय खेत में मिला दें, जिससे कि पौधे में बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी आती है और ठीक भी रहती है। इसके बाद रासायनिक खाद की बात करें तो नत्रजन, फास्फोरस और पोटास, ये 3 मुख्य पोषक तत्व हैं। नत्रजन के हम लोग 120 से 150 किलोग्राम नत्रजन और करीब 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 से 100 किलोग्राम पोटास तत्व के रूप में सिफारिश करते हैं। नत्रजन की 1/3 मात्रा के साथ फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा हम लोग खेत की तैयारी के समय मिला देते हैं, लेकिन शेष बचे हुई नत्रजन को खड़ी फसल में 15 से 20 दिन के अंतराल पर जब पौध लगाने के बाद हम लोग निराई गुड़ाई करते समय देते हैं। पौधशाला में पौध उगाते हैं। पहले हम लोग थोड़े क्यारी बना के पौध का उत्पादन करते थे, लेकिन आजकल प्रोट्रे का में बिचड़ा उत्पादन काफ़ी बड़े पैमाने पर लोग कर रहे हैं, और इसका प्रचार प्रसार भी हो रहा है। इसके कई वैज्ञानिक कारण हैं, क्योंकि जो हम लोग प्लास्टिक के ट्रे में जो बिचड़ा उत्पादन करते हैं, उसमें हम लोग स्टेरलाइज कोकोपीट का प्रयोग करते हैं, जिससे कि मृदा जनित बीमारियां स्वतः ही नियंत्रित हो जाती हैं। और उस कोकोपीट का प्रयोग करके जब हम बिचड़ा उगाते हैं तो हमारी पौध करीब 3 सप्ताह, टमाटर की पौध हम लोगों ने देखा है कि 17, 18 से लेकर 21 दिन के बीच लगाने लायक हो जाती है। मुख्य बात ये ध्यान देना है कि जैसे ही मेरी 4 से 6 पत्ती वाली अवस्था में हमारी पौध आती है, उस समय हमको पौध को खेत में लगा देना चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी हम लोगों ने करीब 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर रखने की सिफारिश करते हैं। लेकिन ऐसी किस्में जो असीमित बढ़वार वाली होती हैं, उनको हम लाइन से लाइन की दूरी 90 सेंटीमीटर रखते हैं और पौध से पौध की दूरी करीब 45 सेंटीमीटर रखते हैं, जो कि सहारा दे के हम लोग उनको ऊपर बढ़ाते हैं। जब प्लास्टिक के घर में खेती करते हैं उस समय इसी दूरी का ही 90 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी का ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मल्चिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि हम करीब 25 से 50 माइक्रोन के प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं। कैरियों को अच्छे ढंग से बनाकर उसमें हम लोग प्लास्टिक मल्च बिछा देते हैं, और जहाँ जहाँ पे पौध लगाना है वहाँ पे एक हम लोग गोल सा काट करके उसका प्लास्टिक निकाल लेते हैं और उचित दूरी पर पौधे लगा देते हैं। प्लास्टिक या मल्चिंग का ये फ़ायदा होता है कि जो हमारी एक तो टपकन सिंचाई विधि से हम लोग पानी की सिफारिश करते हैं, क्योंकि खुला पानी देने से बहुत सारे कीड़े मकोड़े और बीमारियां भी आते हैं। ड्रिप इरिगेशन या टपकन सिंचाई विधि का प्रयोग करना है तो प्लास्टिक मल्च के साथ हम लोग ड्रिप का भी पाइप का इस्तेमाल करते हैं, और बूंद बूंद पानी पौध की जड़ के पास जाता है, जिससे कि खरपतवार का नियंत्रण होता है। और पानी से अधिक नमी के कारण जो हमारे
कीड़े मकोड़े या बीमारियां आती हैं उसका भी नियंत्रण होता है। तो इसलिए प्लास्टिक मल्च तो एक तरह से सब्जियों की खेती के लिए, खाली टमाटर की बात हम नहीं कर रहे हैं, कोई भी सब्जी किसान भाई कर रहे हैं, अगर संभव हो तो प्लास्टिक की मल्च का प्रयोग जरूर करें, जिससे कि उनका उत्पादकता भी बढ़ेगी, उत्पादन भी बढ़ेगा और शुद्ध लाभ भी निश्चित रूप से बढ़ता है। तो देखो आज रोरमन के दो जानकारी दिली नहीं, एगो बोदी कर उन्नत खेती और ओकर प्रभेद कर बारे में, आ दूसरा है टमाटर कर उन्नत खेती और ओकर प्रभेद कर बारे में, है नहीं। तो कहे कर मतलब है किसान भाई बहन मन, और रौठिन अगर कोई सन जानकारी है या हमरे से कोई जानकारी चाहिए तो पता के लिखो। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातुर रांची और पिन कोड संख्या है 834001। तो आज रोरमन मनोज वर्मा के इजाज़त दो, मैं के लिए दिना और यह मेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हो। तब तक नमस्कार, जोहार। दर्शन कृषि 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 दर्शन।